देखिए मैग्नेटिक फोर्स में ना जो सबसे पहला हेडिंग है ना, लिखिए इसमें लॉरेंट्ज फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। लॉरेंट्ज फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए लॉरेंट्ज फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म जो है ना, वो बेसिकली उसका कोई डेरिवेशनल प्रूफ नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया है। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक वायर ले रहा हूँ और मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई चार्ज को रखा है और ये चार्ज जो है वो रेस्ट पे है। देखिए बेसिकली जो लॉरेंट्स है ना, वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस पे क्या डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए अलग अलग ऑब्जर्वेशंस डिराइव करके हमने लॉरेंट्स फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म को डिराइव किया है। क्लियर हो गया आपको? तो जैसे मैंने क्या किया है, मैंने एक वायर ली है और मैंने उस वायर के थोड़े से पास में एक चार्ज को रख रखा है और मान लीजिए चार्ज रेस्ट पे है। दूसरा वही वायर ली है और मान लीजिए मैंने इसमें करंट आई फ्लो करा रखी है और सपोज़ ये जो चार्ज है इट इज़ मूव विथ अ वेलोसिटी v। जो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, जब चार्ज रेस्ट पे है तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया है, जो लॉरेंट्स ने ऑब्ज़र्व किया था कि जो ये चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि यहाँ पे चार्ज अगर रेस्ट पे रख रखा है तो इस करंट कैरिंग वायर के वजह से यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। देखिए क्या है कि इससे ये चीज़, पहली ऑब्जर्वेशन ये पता चल रही है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, Q इंटू क्या होता है, E। मतलब अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इक्वल्स टू क्या है, Q इंटू E। लेकिन अगर ये चार्ज रेस्ट पे है और इसके वजह से, इस करंट कैरिंग वायर के वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ प्रोड्यूस होती है तो जाहिर सी बात है इस चार्ज पे फोर्स लगना चाहिए था, लेकिन दैट पर्टिकुलर चार्ज इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपका फोर्स यहाँ पे पर्टिकुलरली इस करंट कैरिंग वायर के वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है। आ गया समझ में? तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि इफ़ अ चार्ज इज केप्ट एट रेस्ट द चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, वी कंक्लूड दैट देयर इज़ नो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, पर ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। मतलब पहला ऑब्जर्वेशन है कि फोर्स ज़ीरो है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर क्या है, ज़ीरो है। समझ में आ गया आपको? अब अगर मैंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन लिया है, जैसे इस वाले केस में मैंने ये किया है कि मैंने चार्ज को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। दिस चार्ज इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v। जैसे ही मैंने चार्ज को वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया है, इस चार्ज पे एक फोर्स लगने लग रहा है जो कि इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि इफ़ द चार्ज इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी v, इट इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वायर, एंड दिस एक्चुअली टेल्स दैट कि यहाँ पे कोई दूसरी फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई दूसरी फील्ड है, और उसी फील्ड को हमने क्या नाम दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर चार्ज को जैसे ही v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो अब हमने बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वो तो पहले भी लग रही होती, पर पहले तो नहीं लग रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब नहीं है, कोई दूसरी फील्ड है और उसका नाम हमने क्या दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है, इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि अगर आपने चार्ज को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तभी उस पर्टिकुलर चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर हो गया? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो ध्यान रखना है आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। मतलब इफ़ अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड विथ सम वेलोसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन ओनली इट इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस क्या होगा, सम फोर्स, तभी उस पर फोर्स लगेगा। आ गया समझ में? तो यहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना होकर कोई दूसरी फील्ड है और उसी फील्ड का नाम हमने क्या दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो लॉरेंट्स ने ऑब्जर्व किया था, कंक्लूड किया है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से। अब तीसरा जो आपका वो है ऑब्जर्वेशन है कि मान लीजिए इसमें करंट आई है, उसने क्या किया है, अलग अलग डायरेक्शन में v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, अलग अलग डायरेक्शन में विद द सेम वेलोसिटी।
क्रॉस में भी रखा है, डॉट में भी, अंदर भी रखा है, अंदर भी प्रोजेक्ट किया है, बाहर भी प्रोजेक्ट किया है। एक ऐसी डायरेक्शन आई है जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने के बाद फोर्स की वैल्यू क्या आ गई है, 0। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, द चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, बट देयर इज़ वन सच डायरेक्शन इन विच इफ द चार्ज इज प्रोजेक्टेड द फोर्स वुड बी क्या होगा, 0। क्लियर हो गया आपको? तो जैसे ही उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू 0 आई है, उसी डायरेक्शन को उसने किसकी डायरेक्शन मान ली है, मैग्नेटिक फील्ड की मान ली है। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़ थी वो रेस्ट पे था तो फोर्स 0 था। जब v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ तो फोर्स लगा, तो उसने बोला कि ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई दूसरी फील्ड है, एंड दैट फील्ड इज़ बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि उसने उसी पर्टिकुलर चार्ज को अलग अलग डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। तो एक ऐसी डायरेक्शन आई है जिस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या आई है, 0। उसने उसी डायरेक्शन को क्या डायरेक्शन मान ली है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान ली है। क्लियर हो गया आपको? तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कि जिस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू 0 होगी, उसी डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट केस ये है कि बेसिकली इस चार्ज को ही रिप्लेस दिस चार्ज विथ -q, मतलब ही एक्चुअली चेंज द नेचर ऑफ द चार्ज। चार्ज के नेचर को चेंज किया है, और जैसे ही चार्ज के नेचर को चेंज किया है, फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट हो गई। इसका मतलब जो फोर्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ चार्ज पे भी। क्लियर हो गया आपको? लास्ट और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लीजिए जो भी उसने डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की मानी है, जिस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, मान लीजिए उसने कोई डायरेक्शन मानी है वेलोसिटी की, मैग्नेटिक फील्ड की, जिस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और मान लीजिए वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, तो जो भी फोर्स आया है वो इन दोनों के ही क्या हुआ है, परपेंडिकुलर हुआ है। मतलब जो भी फोर्स की डायरेक्शन आएगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू क्या होती है, वेलोसिटी, और क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? लास्ट और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी उस मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस चार्ज पे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया आपको? इन सारे ऑब्जर्वेशन से बेसिकली उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स ऑफ क्या है, मैग्नेटिज्म। समझ में आ गया आपको? आप इसको नोट कर लो पहले, तुम पॉज करके, उस पर टाइमर है। क्लियर हो गया आप लोग को? देखिए जैसे मान लीजिए जो लॉरेंट्ज फोर्स डिराइव हुआ है दैट इज F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। अब देखिए एक एक करके वो सारे पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं जो ऑब्जर्वेशन में, वो सारे पॉइंट्स पहले वेरीफाई करेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए सबसे पहली चीज़ है, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो अगर वेलोसिटी 0 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0। तो इट इज़ एक्चुअली करेक्ट कि फर्स्ट केस में जो चार्ज था वो रेस्ट पे था, तो फोर्स की वैल्यू क्या थी, 0। लेकिन जैसे ही आपने उसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, उस पर क्या लगने लग गया, फोर्स। तो इसका मतलब जो फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द क्या होगा, वेलोसिटी। क्लियर हो गया आपको? तो इससे आपको ये चीज़ सोचनी है ना कि अगर मान लो कोई चार्ज है, अगर वो रेस्ट पे है एंड इट इज़ केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा उस पर। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट केस ये है कि अगर मान लीजिए आपका, मैं ये पहले क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा। मान लीजिए ना ये आपकी ए है, ए वेक्टर है, और मान लो ये तुम्हारा बी वेक्टर है, और सपोज दिस इज एंगल थीटा, और मान लो मैंने तुमसे बोला फाइंड ए क्रॉस बी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या होता है, एन कैप। देखिए यहाँ पे ये जो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ये तो मैग्नीट्यूड है, और ये जो एन कैप है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। एक्चुअल में आपने पहले पढ़ा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में बेसिकली इफ़ यू आर डूइंग द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वैक्टर द रिजल्टेंट विल बी ऑल्सो क्या होता है, वैक्टर। अब अगर तुम्हें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ राइट हैंड थंब रूल।
आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लेस दिस थिंग और दिस थिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ए। समझ में आ गया? डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, या तो आपको ये चीज़ प्लेस करनी है या तो आपको ये चीज़ प्लेस करनी है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ए की डायरेक्शन में। और अपने फिंगर को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जो थंब होगा ना, दैट विल टेल द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे रखोगे ना और ए क्रॉस बी निकालो, तो ऐसे कर्ल किया तो क्रॉस बी किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब ये है क्रॉस बी की डायरेक्शन। समझ में आ गया? और अगर तुम ए क्रॉस बी निकाल रहे हो ना, तो ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया आपको? तो जो लास्ट ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था वो क्या बताया था कि जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जो भी मैग्नेटिक फोर्स आएगी, जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के ही क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, क्रॉस प्रोटेक्ट किया गया। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो सबको? आ गया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन हमने किया था, अगर मान लीजिए वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? मान लीजिए वेलोसिटी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो गई, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इस वाले केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें ना, तो मैग्नीट्यूड ये होगा क्यू वी बी इंटू क्या होगा, साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो आपको दिख रहा है ना, जब ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। और जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0। दोनों ही केसेस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने आपको लास्ट जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था वो क्या बताया था कि अगर मान लो तुमने वेलोसिटी को अलग अलग डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, एक ऐसी डायरेक्शन आएगी जो डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। उसी डायरेक्शन को हमने किसकी डायरेक्शन मान ली है, मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आ गया? इसीलिए अगर वेलोसिटी को चार्ज को प्रोजेक्ट किया जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों ही केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? तो इससे 3 चीज़ें पता चल रही हैं। पहला है कि अब ये क्रॉस हटा दे रहा हूँ। पहला केस क्या है कि जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, तो फोर्स भी क्या होगा, 0। सेकेंड केस है जो फोर्स होगा दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और तीसरा केस ये है कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। एक और केस बता दे रहा हूँ, ये फोर्थ केस ले लीजिए। अगर मान लो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90। और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, साइन 1। तो उस टाइम पे आपको जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। समझ में आ गया? तो बॉड चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब फोर्स जो होगा वो क्या, वेलोसिटी जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ गया? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स ऑफ क्या है, मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया आपको? आ गया समझ में? करिए नोट इसे। हाँ, इस टाइम पे तो थ्योरी मेन हो गई है। लिखिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in magnetic field, motion of charged particle in magnetic field। देखिए इसमें ना 2 केसेस हैं। इसमें जो है 2 केसेस हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। पहली चीज़ क्या है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है ना, उसमें 2 डायरेक्शंस हम लेते हैं। एक डायरेक्शन होती है क्रॉस और दूसरी डायरेक्शन होती है डॉट। ठीक है? क्रॉस का मतलब क्या हुआ, इनसाइड द प्लेन। मतलब जैसे आपका सपोज ये आपकी प्लेन है
ये आपका प्लेन सरफेस है, तो अगर आप ये मान लो सरफेस है, तो अगर आप क्रॉस ले रहे हो तो वो अंदर की तरफ होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। और डॉट का मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर तो होगी प्लेन के, पर क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन होगी। समझ में आ गया? तो इन दोनों में इसको आपको ध्यान रखना, ये इनसाइड द प्लेन है और ये आउट ऑफ द प्लेन है, पर दोनों परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। क्लियर हो गया? देखिए क्या है, इस वाले केस में ना हमें दो चीज़ें पढ़नी है। पहला है वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये केस 1 है, तो पहले केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, सपोज आपने क्या किया है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ली है, पूरे रीजन में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और आपने क्या किया है, चार्ज को Q चार्ज लिया है और उस Q चार्ज को V वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर कैसे हो गया है। आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने इस प्लेन के ना परपेंडिकुलर कोई चीज़ ड्रॉ कर दी है, इस प्लेन में लाई करने वाली सारी लाइन उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ गया? तो आपने क्रॉस में की है ना, तो इसलिए इस प्लेन में लाई करने वाली जितनी भी डायरेक्शन होगी वो सब उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर हो गया? तो जैसे आपको दिख रहा है ना, ये वेलोसिटी है और ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपका फोर्स क्या था, जो फोर्स का फॉर्मूला था, दैट इज Q इंटू वी क्रॉस बी। सबसे पहले डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये वेलोसिटी हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। आपको क्या करना है, वेलोसिटी से बी की तरफ घुमाना है। क्या करना है, थंब रूल यूज़ करना है। ये वेलोसिटी हो गई, ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। आपको वेलोसिटी से घुमाना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। तो वेलोसिटी से घुमाया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। इसका मतलब इस पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। समझ में आ गया आपको? देखिए क्या होता है कि अगर आपको दिख रहा है कि वेलोसिटी ऐसे है और वेलोसिटी ये रेड वाला मार्कर है और फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दिख रहा है ना सबको, तो इस टाइम पे जो मोशन होगा वो कैसा होगा। आपको ध्यान रखना है कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो जो चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है दैट विल बी क्या होता है, सर्कल। समझ में आ गया? मतलब ये जो पार्टिकल है ना वो आपकी इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करने लग जाएगी, इस टाइप से। क्लियर हो गया आपको? वेलोसिटी और फोर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो दैट मोशन वुड भी क्या होगा, सर्कल। क्लियर हो गया आपको? आ गया समझ में? देखिए मैंने आपको ना एक स्कूल में एग्जांपल भी एक चीज़ बताई थी कि किस तरीके से बेसिकली आप सोच सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये एक रोप लिए हो और उस रोप में आपने किसी बंदे को बांध दिया है और मैंने आपको ये बोला है कि आप उस बंदे को ये बोला है कि इसमें टेंशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं कैसे भी ट्रैवल करो। तो एक बात बताओ, जब वो अपोजिट आगे की तरफ भागेगा तो वायर, उस जो रस्सी है वो तो उसको अपनी तरफ खींचेगी ना, टेंशन ज़्यादा होगा, तो उसके पास केवल डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे जा सकता है। तो आपको दिख रहा है ना, टेंशन तो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर होगा, और अगर उसकी वेलोसिटी ऐसे तो ये ऐसे से घूमता रहेगा ना। इसीलिए अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे तो जो मोशन होगी वो क्या होगी, सर्कल होगी। दूसरी चीज़ है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है ना, दैट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आपने 11th में पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है ना तो कोई एक एक्सटर्नल सोर्स होना चाहिए जो क्या प्रोवाइड करना चाहिए, सेंट्रीपिटल। समझ में आ गया? इसीलिए ये फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सेंट्रीपिटल के। तो जैसे मान लीजिए अगर फोर्स आपका अभी दिख रहा है, फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो यूज़ करते हैं QVB साइन क्या होगा, 90, और ये जो QVB होगा दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन क्या होगा, यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। देखिए ये वेलोसिटी से ये वेलोसिटी कैंसिल, तो जो रेडियस की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, mv अपॉन क्या आ रही है, qv। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? जो रेडियस होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द मास अपॉन चार्ज रेशियो, वेलोसिटी और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया आपको? दूसरी चीज़,
इस वाले में ना एक चीज़ कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि क्या है ना, हमें ना डायरेक्ट हमें ये नहीं पता चलता कि सेंटर कहाँ पे है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो फोर्स अगर ऐसे लग रहा है, तो ये जो लाइन है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर लाई करेगा। क्लियर हो गया आपको? जैसे मान लो वेलोसिटी ऐसे थी, अगर सपोज वेलोसिटी ऐसे होती, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता, तो आप क्या करते, मान लो ये अंदर की तरफ वेलोसिटी है, तो वी क्रॉस बी क्या करते हैं, ऊपर की तरफ, मतलब सेंटर ये इस तरह से घूमता, ऐसे इस टाइप से, क्योंकि अब ये हटा दो, ये इसका काम नहीं है। वेलोसिटी ऐसे है ना तो जाएगा इधर, लेकिन फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये इस टाइप से घूमने लगेगा। समझ में आ गया? मान लो वेलोसिटी आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती और वेलोसिटी ऐसे होती, तो आप वी क्रॉस बी इधर करते, इधर आता ना इस डायरेक्शन में, तो अगर फोर्स ऐसे लग रहा है इस टाइप से, वेलोसिटी ऐसे है, तो ये ऐसे ऐसे घूमती। समझ में आ गया? क्लियर हो गया आपको? वेलोसिटी से तो वो ऊपर जाएगी, बट वो फोर्स की वजह से उसी फोर्स के अलाउंग क्या होगा, उसका सेंटर लाई करेगा, इसलिए ये ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगी। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? तो इस वाले टॉपिक में ना सेंटर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है कि सेंटर की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, सेंटर। क्लियर हो गया? ये आ गया समझ में? इसमें एक नेक्स्ट चीज़ ये निकालते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। देखिए जब ये एक रेवोल्यूशन घूमेगा तो एक रेवोल्यूशन घूमने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? दैट विल बी इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस, एंगल नहीं डिस्टेंस। तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालूंगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, सर्कमफ्रेंस तो 2 पाई आर अपॉन क्या होगा, ये तो डिस्टेंस हो गया। वेलोसिटी कितनी है, v, ये r की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, जो टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई mv अपॉन क्यू बी, ये v से v कैंसिल, मतलब टाइम पीरियड क्या आ रहा है, 2 पाई m अपॉन क्या हो रहा है, क्यू बी। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट अगर फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तो फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं दैट इज़ 1 अपॉन क्या होता है, टाइम पीरियड, तो दैट इज़ क्यू बी अपॉन क्या होगा, 2 पाई। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार वो चक्कर काट रहा है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया आपको? आ गया सबको समझ में? देखिए मुझे ना एक सवाल पूछना है आपसे। जैसे मान लीजिए कि मैंने ना तीन चार्ज लिए हैं। एक चार्ज लिया है मैंने जिसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, दूसरा चार्ज लिया है मैंने जिसको मैंने 5 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है। ठीक है, मैंने बोला है कि जब ये मान लीजिए इन दोनों पे फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये घूमेगा सर्कल में। आपको बताना है, ये आपके सामने फॉर्मूला है कि इसमें कौन सा चार्ज पहले चक्कर काट के वापस आ जाएगा। पहले 5 मीटर सेकंड। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? ये घूमेगा ना सर्कल में, आपको बताना है कौन सबसे पहले चक्कर काट देगा सर्कल का। देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, कितने टाइम के, कौन सबसे कम टाइम लेगा चक्कर काटने में। तो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है ना, रेडियस है, वेलोसिटी रेडियस ही कंसीडर्ड होगी, जिसका रेडियस छोटा होगा ज़्यादा जल्दी आएगा। देखिए जैसे टाइम पीरियड आपको दिख रहा है, ठीक है कोई नहीं, सही सोचा है तुमने। टाइम पीरियड जो दिख रहा है ना वो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आपको दिख रहा है ना, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब दोनों ही सेम टाइम में आएंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई दोनों की तो वेलोसिटी अलग अलग है। अब आप रेडियस पे आ जाओ, आपको दिख रहा है ना जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा। मतलब ये जो होगा ना 10 वाला, ये बड़े रेडियस में घूमेगा, और ये जो होगा ये छोटे रेडियस में घूमेगा, लेकिन आएंगे दोनों साथ में। क्लियर हो गया? तो अगर मान लीजिए कि अगर आपने 2 चार्ज पार्टिकल लिया है, उसका चार्ज बाई मास रेशियो सेम है, चार्ज बाई मास रेशियो या m बाई क्यू की बात कर रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि उनका मास सेम हो, मास बाई चार्ज या चार्ज बाई मास रेशियो सेम अगर आ रहा है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया विद डिफरेंट वेलोसिटी, दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। जस्ट जो बड़ा, जो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो बड़े रेडियस में घूमेगा, छोटा जो कम वेलोसिटी हुई वो कम रेडियस में घूमेगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? करो पॉज, करिए नोटिस है।
वेलोसिटी केस, इसमें जो केस 2 है, वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जैसे जो केस 2 है, मान लीजिए आपने वेलोसिटी जो है, सपोज ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और मान लो ये एंगल जो है ये क्या है, थीटा। आपको क्या करना है, इस वेलोसिटी, और सपोज ये आपका चार्ज है, आपको क्या करना है, इस वेलोसिटी को ना रिजॉल्व करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपको 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है इस टाइप से। देखिए वेलोसिटी का इधर जो कंपोनेंट आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट, इसको मैं बोल रहा हूँ v पैरेलल। देखिए मुझे अभी पता है कि v पैरेलल v cos थीटा होगा ना, आपको पता है ना ये चीज़। अगर वेलोसिटी को अगर एक जिससे एंगल थीटा बनाता है उधर क्या होता है, v cos थीटा, जिससे नहीं बनाता है वो किधर क्या होता है, v sin थीटा। लेकिन मैं ना cos थीटा नहीं लिख रहा हूँ, उसकी वजह है कभी कभार ये थीटा ये वाला दे दिया होगा और आप फॉर्मूले में ही वो यूज़ करने ना लग जाएं। और एक कंपोनेंट मैं ले रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ v परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया आपको? तो आपके पास, आपने वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया है 2 कंपोनेंट में, एक तो पैरेलल कंपोनेंट है, दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर। पहले ना पैरेलल कंपोनेंट की बात करते हैं। पैरेलल कंपोनेंट, देखिए जैसे क्या है ना, जब मैं इन दोनों वेलोसिटी की बात करूँगा ना, तो जब मैं पैरेलल कंपोनेंट लूँगा तो मैं परपेंडिकुलर को इग्नोर कर दूँगा, और जब मैं परपेंडिकुलर को लूँगा तो पैरेलल को इग्नोर कर दूँगा। समझ में आ गया? अगर आप पैरेलल कंपोनेंट को ले रहे हो